हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2024 जनवरी का पेपर, जो कि मैथ्स ऑनर्स में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसमें आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 में जब भी आप पेपर देखोगे तो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में देखना, जैसे 2025 जनवरी का, फिर 2024 का, फिर 2023 का, ऐसे देखना तो ज़्यादा फायदा होगा। The following table gives the accompanying specific gravity values for various wood types used in construction. Construct a stem and leaf display and comment on any interesting feature of the display. देखो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 0.31, 0.35, 0.36, 0.36, 0.37, 0.38, 0.40, 0.40, 0.40। नेक्स्ट रो में 4 रो में डेटा है, लिखना पड़ेगा 0.41, 0.41, 0.42, 0.42, 0.42, 0.42। कितने हैं 0.42? 1 2 3 4 5 4 हो गए 0.42। नेक्स्ट इज 0.43, 0.44। नेक्स्ट है 0.45, 0.46, 0.46, 0.47, 0.48, 0.48, 0.48, 0.51, 0.54। नेक्स्ट है 0.54, 0.55, 0.58, 0.62, 0.66, 0.66, 0.67, 0.68, 0.75। एक में कितने हैं बताना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है क्या? टोटल हो गया 36। टोटल हो गया 36। अब इसका कंस्ट्रक्ट स्टेम एंड लिफ्ट डिस्प्ले एंड कमेंट ऑन एनी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द डिस्प्ले। तो इसमें आप देख सकते हो कि सारे जो हैं वो डेसिमल में हैं, सारे जो हैं वो डेसिमल में हैं। और मिनिमम वैल्यू हमारा स्टार्ट हो रहा है 31 से। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बहुत अच्छी बात है, तो दिक्कत नहीं होगा। 31 से स्टार्ट हो रहा है और 0.31 से स्टार्ट हो रहा है, 0.75 तक जा रहा है। तो इसका स्टेम बना देंगे, स्टेम हो जाएगा 10th डिजिट। और लीफ में क्या हो जाएगा? लीफ में हो जाएगा 10th डिजिट हो गया स्टेम में, और लीफ में हो गया 100th डिजिट। यहाँ देखो 3L, 3U, 4L, 4U, 5L, 5U, 6L, 6U, 7L, 7U। अब देखो जरा, ये हो गया हमारा स्टेम 3 लोअर, 3 अपर, 4L, 4 अपर। लोअर अपर करने से ना ज़्यादा हम स्टडी को ना और ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़िया से देख सकते हैं। तो L में जो है वो 0 1 2 3 4 तक के आते हैं। और अपर में अगर मतलब 1 डिजिट पे 5 6 7 8 9 है तो वो आएगा। तो पहला डेटा देखो बच्चे 31 है, इसको काटो और यहाँ लिखो 1। वो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि 0.31 है ये। 0.35 तो अपर में आएगा, 0.36 अपर में आएगा, 36 अपर में आएगा, 37 अपर में आएगा, 38 अपर में आएगा, 40 लोअर में आएगा, 40 लोअर में आएगा, 40 लोअर में आएगा। पहला रो सारा कैंसिल। कितने हो गए? 3 3 6 3 9। अब सेकेंड रो में देखो 0.41, 0.41 इसमें आएगा, 0.41 इसमें आएगा, 0.42, 0.42, 0.42, 0.42, 42, 43, 44। फिर इधर में आ रहा है 5 6 6 7 8 8 8 1 4 4 5 8 2 62 का 6 7 8 7 5। ये हो गया।
तो ये हमने अरेंज कर लिया स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, डेटा देख करके आइडिया लग गया। इससे कुछ इसके लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले एंड कमेंट ऑन एनी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द डिस्प्ले। इंटरेस्टिंग फीचर को डिस्प्ले करना है। इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि सबसे पहले कि नो डेटा लाइज इन लोअर 7L में कोई भी डेटा नहीं है। और मैक्सिमम डेटा कहाँ है? मैक्सिमम डेटा 4L में है। मैक्सिमम डेटा इज इन 4L, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा। तो मोड भी उसी में होगा, 4L में ही मोड होगा। मोड इज इन 4L में ही मोड निकलेगा। और ये यूनी मॉडल भी है, यूनी मॉडल है। अगर आप इसको देख करके डायग्राम बनाओगे तो ये है, थोड़ा सा ऊपर गया, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर ये खाली हो गया, फिर हल्का सा ऊपर गया। एक ही मॉड है ना इधर, तो यूनी मॉडल। एंड पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बी में है, द फॉलोइंग डेटा कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द टाइम अंटिल failure of ours for a sample of turbochargers from one type of engine. Compute the median upper fourth, third quartile, lower fourth। मतलब सब कुछ निकालना है। क्या क्या निकालना है? मीडियन निकालना है, अपर फोर्थ निकालना है, फिर लोअर फोर्थ निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो डेटा क्या है, 16 नहीं होगा मेरे ख्याल से, 1.6 होगा। 1.6, 2.0, 2.6, 3.0, 3.9, 3.5, 4.5, 4.6, 4.8, 5.0। अब देखो जरा कितना काउंटिंग में है, देखना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n इज इक्वल टू 10 है, तो मीडियन क्या हो जाएगा? मैंने बताया वो अगर इवन हो तो मीडियन हो जाएगा 10/2th प्लस 10/2 प्लस 1th by 2, यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ इज 3.9, सिक्स्थ इज 3.5 अपॉन 2। तो कितना हो गया ये? आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। 3.9 प्लस 3.5। अरे यार ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, पहले 3.5 आएगा फिर 3.9 होगा। बाकी सब तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो बच्चे। यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे कर लो 3.9। 3.7 मीडियन हो गया। लोअर फोर्थ, ये 5 हो गया। बच्चे इसमें लोअर फोर्थ निकालना है तो पहले में 5 ऑब्जर्वेशन है। 5 ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल वन हो जाता है लोअर फोर्थ, मीडियन उसका। लोअर फोर्थ इज 2.6। अपर फोर्थ निकालेंगे तो फिर ये हो जाएगा 4.6। ये निकालने को कहा था ना बस। अपर फोर्थ थर्ड क्वार्टाइल बोला है, लेकिन हम लोग क्वार्टाइल नहीं निकालेंगे, अपर फोर्थ अलग होता है और क्वार्टाइल थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है, लेकिन हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग अलग निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सी। The following table gives the data on oxidation induction time measured in minutes for various commercial oils. Calculate the sample variance। तो देखो ना x की वैल्यू दी हुई है हमें, 87, 103, 130, 160, 180, 195, 132, 142, 142 नहीं है, 145 है। नेक्स्ट है 211, 105। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सो n इज इक्वल टू 10। n कितना है? 10 है। कैलकुलेट द सैम्पल वेरिएंस एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सैम्पल वेरिएंस और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का सैम्पल वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो सबका सम करेंगे और मीन निकालेंगे। सबका मीन कितना आ रहा है बताओ? सबका सम करेंगे तो ये आ रहा है 1448। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू कितना हो गया? मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई 10 यानी 144.8। अब क्या करेंगे कि x माइनस एक्स मीन निकालेंगे और उसका होल स्क्वायर भी कर देंगे, यानी 87 और 144.8 का गैप लेंगे। ठीक है, 87 और 144 पॉइंट का गैप लेंगे तो 50, या आप नेक्स्ट में होल स्क्वायर कर सकते हो 57.8। दूसरा आएगा 41.8। कहाँ से माइनस करना है? 144.8, 130 नहीं, 14.8, फिर 15.2, फिर आएगा 35.2, फिर आएगा 50.2, फिर आएगा 12.8, फिर आएगा 0.2, फिर आएगा 66.2, फिर आएगा 39.8। अब सबका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर सबका सम करेंगे। ठीक है, तो समेशन एक्स स्क्वायर कितना आएगा? जो भी आएगा समेशन एक्स स्क्वायर आप निकाल लोगे और फिर यहाँ पे पुट करोगे तो सारे समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, ये एक्चुअली में एक्स स्क्वायर नहीं है, दिस इज़ नॉट एक्स स्क्वायर बट एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर का सम है। और जब डिवाइड करोगे 10 माइनस 1 या 9, तो वैल्यू निकल करके आ रहा है 1714.8। सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, सैम्पल वेरिएंस को ऐसे स्क्वायर से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा 1714.8 का अंडर रूट, दैट इज 41.402। नेक्स्ट में पूछा है कि अगर हर वैल्यू इफ द ऑब्जर्वेशन वे आर री एक्सप्रेस्ड इन आवर्स, अभी क्या दिया हुआ था? मेजर्ड इन मिनट्स, तो आवर्स के लिए हमने क्या किया? 60 से डिवाइड कर दिया। व्हाट वुड बी द रिजल्टिंग वैल्यूज ऑफ द, यानी y इज इक्वल टू अगर x बाई 60 कर दिया आवर्स के लिए, तो सैम्पल वेरिएंस एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वेरिएंस ऑफ y विल बी इक्वल टू 1 बाई 60 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। तो जो भी वेरिएंस ऑफ x है उसको किससे कर दोगे? 1714.8 बाई 3600 अपना निकाल लोगे, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा? 1 बाई 60 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। ठीक है, आंसर विदाउट परफॉर्मिंग दी कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा बस फाइनल में थोड़ा सा चेंज करके बता देना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 का ए, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन शो डैट कि पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, हेंस और अदरवाइज प्रूव डैट। ठीक है, पहले तो फर्स्ट पार्ट करें फिर प्रूव डैट हेंस एंड अदरवाइज करेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? अगर आपको दिक्कत होती है ना तो आप वेन डायग्राम का हेल्प ले सकते हो फॉर्मूला बनाने के लिए या समझने के लिए। बी कॉम्प्लीमेंट हो गया बी को छोड़ करके बाहर और बी को छोड़ करके सारा रीजन, और उसके साथ ए का इंटरसेक्शन, उसके साथ ए का इंटरसेक्शन, तो दिस मच ओनली, यानी इसको हम लिख सकते हैं पी ए बट नॉट बी। देखो ना हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ए को क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन, ए पूरा कब आएगा? जब हम बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी बी और बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ए का करेंगे तो वापस ए आ जाएगा। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? पूरा यूनिवर्सल सेट, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ए का ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में लिख सकते हैं बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इज इक्वल टू डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, डी मॉर्गन्स नहीं लगा, ये लग गया। अब ध्यान से देखो,
ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। क्यों? क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए का वो हिस्सा है जो बी के साथ कॉमन है, ये ए का वो हिस्सा है जो बी के ऑपोजिट कॉमन है, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए ना। सिंस ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश आर mutually exclusive, so PA is equal to PA intersection B plus AA intersection B dash। कुछ भी कॉमन तो होगा नहीं दोनों में, कुछ भी कॉमन तो होगा नहीं दोनों में, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये आ जाएगा PA, यही तो प्रूव करना था ना। देखो ये उधर लेते जाएंगे तो PA इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि हेंस और अदरवाइज प्रूव दैट PA यूनियन B इज इक्वल टू PA टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। हेंस और अदरवाइज प्रूव दैट। अच्छा, तो यहाँ देखो, अब A इंटरसेक्शन B डैश एंड A का B के साथ B के बाहर के साथ A का ये इंटरसेक्शन एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो P A यूनियन B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PA इंटरसेक्शन B डैश प्लस PB लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो PA माइनस PA इंटरसेक्शन B प्लस PB, मतलब इसी रिजल्ट का यूज़ करके यहाँ करना था। तो इसके साथ B का क्या रिलेशनशिप था, A यूनियन B तक जाना था, तो इसके साथ क्या लगाएंगे कि A यूनियन B पूरा हो जाएगा, तो A इंटरसेक्शन B के साथ B की कमी थी, तो इसलिए हम लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो इवेंट ढूंढा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का B। 70% of the light aircraft that disappear. Now see question number 2B. 70% of the light aircraft that disappear while in flight. Light aircraft that disappear while in flight in a certain country are subsequently discovered. Of the aircraft that are discovered, 60% have an emergency locator, whereas 90% of the aircraft not discovered do not have such a locator. ध्यान से सुनो, यहाँ पे ब्रांच बनेगा, जितना भी एयरक्राफ्ट डिस्कवर हुआ है, आगे भी दिया हुआ है, एयरक्राफ्ट नॉट डिस्कवर्ड डू नॉट हैव सच अ लोकेटर। सपोज अ लाइट एयरक्राफ्ट हैज डिसअपियर्ड, इफ इट हैज एन इमरजेंसी लोकेटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी डिस्कवर्ड। लैंग्वेज तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसमें थोड़ा सा देखना। ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट आर डिस्कवर्ड 60% हैव एन इमरजेंसी लोकेटर। तो पहले तो ये हो गया कि डिस्कवर हुआ है कि नहीं हुआ है। डिस्कवर हुआ, उसमें से 60% के पास लोकेटर है, इमरजेंसी लोकेटर है। whereas 90% of the aircraft not discovered, उसका 90% जो है do not have such a locator, no locator। तो फिर इसका लोकेटर वाला कितना है, 10%, 0.1। इसको थोड़ा काट करके नीचे कर लो, यहाँ लिख देते हैं 0.9। नो लोकेटर तो 0.9 और नॉट डिस्कवर्ड का लोकेटर है तो 0.1, 10%। सपोज अ लाइट एयरक्राफ्ट हैज डिसअपियर्ड। अच्छा, सबसे पहला सेंटेंस पढ़ो ना, 70% ऑफ द लाइट एयरक्राफ्ट दैट डिसअपियर व्हाइल इन फ्लाइट इन अ सर्टेन कंट्री हैज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। तो 70% जो है वो डिस्कवर हो चुका है, सो 0.7 डिस्कवर का है, तो जो डिस्कवर नहीं हुआ है वो 0.3 हो गया। If it has an emergency locator, what is the probability that it will not be discovered? Emergency locator है, इसको मान लेते हैं B,
तो बी, तो ये क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। और डिस्कवर हो गया, इसको मान लेते हैं डी, तो ये हो गया डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दिया हुआ है पी बी बाई डी, यह लोकेटर है ना, तो एल बाई डी, एल मान लो तो समझने में आसानी होगी, ये भी लोकेटर है एल, तो ये क्या हो गया, नॉट लोकेटर। ठीक है, तो लोकेटर बाई डी, और ये हो गया पी डी डिस्कवर्ड, ये हो गया पी डी नॉट, ये हो गया लोकेटर, तो पी एल बाई डी नॉट। अब इन्होंने बोला है कि इफ़ इट हैज़ एन इमरजेंसी लोकेटर, मतलब अगर लोकेटर है तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी डिस्कवर्ड, मतलब डिस्कवर नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू लोकेटर का जो चेन बन रहा है, इस ब्रांच को लेंगे, इधर के थ्रू जो लोकेटर का बन रहा है, इस दोनों को ऐड करेंगे, तो लोकेटर का आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 0.7 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.42, इधर करेंगे 0.3 इंटू 0.1, ये आ जाएगा 0.03, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.45, नीचे में आ जाएगा लोकेटर का, तो लोकेटर क्या, ये लोकेटर का प्रोबेबिलिटी है, तो लोकेटर का पूरा हो गया 0.45, इधर फ्रॉम डिस्कवर्ड और नॉट डिस्कवर्ड, और ऊपर में डालना है नॉट डिस्कवर्ड वाले का, तो 0.03, पूरा इसको करेंगे तो 3/15, 1/15 आ गया। ठीक है, इसका आ गया 1/15। सी है स्टेट बेस थ्योरम, अ लार्ज ऑपरेटर ऑफ टाइम शेयर कम्प्लेक्सेस रिक्वायर्स। बेस थ्योरम तो आप अपना बच्चे लिख देना, वो क्लास में मैंने कराया हुआ है बेस थ्योरम का स्टेटमेंट। बेस थ्योरम का क्या है कि लेट A1 A2 डॉट 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 AN, ये आपको मिल जाएगा सेक्शन 2.5 में, आप वहाँ से देख करके अच्छा सा डेफिनेशन चूज करके लिख लो पूरा बेस थ्योरम का। A large operator of timeshare complexes requires anyone interested in making a purchase to first visit the site of interest. Historical data indicates that 20% of all potential purchasers select a day visit. मतलब डे विजिट सेलेक्ट करने वाला कितना है, डे विजिट सेलेक्ट करने वाला 20% है। नेक्स्ट है 50% चूज अ वन नाइट विजिट, वन नाइट विजिट कितना, 50%, 0.5। नेक्स्ट इज 30% ऑप्ट फॉर अ टू नाइट विजिट, टू नाइट विजिट कितना, 30%, 0.3। In addition, 10% of day visitors ultimately make a purchase. 10% of day visitors make a purchase. And 30% of one night visitors buy a unit, 20% of those visiting for two decide to buy. ठीक है, तो इसके 30% है और इसका कितना है, नाउ सी तीसरे वाले का कितना है, 30% और 20% टू नाइट विजिट्स, ये 20% परचेज कर रहे हैं, परचेज। सपोज अ विजिटर इज रैंडमली सिलेक्टेड एंड इज फाउंड टू हैव मेड अ परचेज, तो परचेज को पी मान लेते हैं, डे विजिट हो गया डी, ये PD है, ये P वन नाइट है, ये P टू नाइट है, तो N2, ये P N1 हो गया। ठीक है, तो देखो ये लोग पूछना चाह रहे हैं कि अगर परचेज हुआ है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डे विजिट वाले ने परचेज किया होगा। इसका मतलब है डे विजिट एंड परचेज बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेज ना सी, तो परचेज इधर से कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू 0.1, 0.02। अगर ये वाला परचेज करता है तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ना सी, अगर ये परचेज करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.3 इंटू 0.2, 0.06। ऐड कर दो सबको, 15 6 21 और 2 ना सी, तो परचेज का तो नीचे में 0.23 हो गया, और डी एंड परचेज मतलब डे विजिट और परचेज वाले का 0.02 है, तो दिस इज 2/23।
क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 5 पोटेंशियल ब्लड डोनर्स। ना सी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 के ए में है, इन अ ग्रुप ऑफ 5 पोटेंशियल ब्लड डोनर्स, 5 है ब्लड डोनेट करने वाले, ओनली ए एंड बी हैव ओ पॉजिटिव। तो 5 में से सिर्फ 2 हैं जो कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो 3 जो हो गए वो नॉन ओ पॉजिटिव वाले हो गए। 5 blood samples, one from each individual will be typed in random order until an O। ये बिल्कुल सेम टू सेम आपके बुक का एग्जाम्पल उठा करके दे दिया हुआ है। until an O plus individual is identified, let the random variable y the number of typing necessary to identify an O plus। तो देखो x जो है वो क्या हो सकता है, y। अगर एक टाइपिंग हुई है तो पहले ही बार में उसको क्या मिल गया होगा, O पॉजिटिव। अगर 2 टाइपिंग हुई है तो पहले बार में अगर O पॉजिटिव मिल गया तो 1 टाइपिंग, पहले बार में नॉन ओ पॉजिटिव, फिर दूसरे बार में ओ पॉजिटिव तो 2 टाइपिंग, एन एन ओ तो 3 टाइपिंग, एन 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 ओ तो 4 टाइपिंग। 5 टाइपिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चे। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि 3 ही नॉन ओ पॉजिटिव वाले हैं और चौथा जो है वो ओ पॉजिटिव है, होगा ही होगा। तो 5 टाइपिंग तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 4 टाइपिंग हुआ है तो कोई ना कोई तो ओ पॉजिटिव मिल ही गया होगा, इसलिए वाई सिर्फ 4 तक ही जाएगा। अब पी वाई निकालना है, तो ध्यान से देखें। अगर एक ही टाइपिंग हुआ है और वो ओ पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वो इससे आ गया है, इस कैटेगरी से आ गया है। उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। इधर देखो, पहला अगर इस कैटेगरी से आया है तो 3/5। दूसरे के लिए अब सैंपल नंबर 1 से कम हो गया, अब 4 ही ब्लड सैंपल है ना, उसमें से ओ पॉजिटिव आ रहा है। 4 में 2 ओ पॉजिटिव अभी भी हैं तो 2/4। ठीक है। तीसरे वाले में NNO, मतलब पहले वाले के लिए 3/5, दूसरे वाले के लिए 2/4, क्योंकि दूसरा वाला भी इसी ग्रुप से आ रहा है। एक तो निकल चुका है तो अब 2 बचा, और 5 में से एक चला गया तो 4 बचा। अब फिर O पॉजिटिव वाला है आ रहा है तो 2/3। NNO में पहले के लिए 3/5, दूसरे के लिए 2/4, तीसरे के लिए 2/3, अब आ रहा है फिर 2/2। ये बन गया हमारा PY। 2/5 ये हो गया 3/10, ये हो गया 2 2 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 1/5 ये हो गया 2 कैंसिल, 2 2 4 सॉरी 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 1/5। तो ये हो गया हमारा y और py का टेबल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF ऑफ y, ड्रॉ द लाइन ग्राफ एंड प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम ऑफ द PMF। देखो ना, लाइन ग्राफ के लिए क्या करना है, रैंडम वेरिएबल आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और PMF पे ले लेना है, कितना ले लेना है, 2/5, 3/10, 1/5, 1/5। मान लो कि ये 1 है। 2/5 का मतलब कितना होता है, 0.4। 3/10 का मतलब 0.3 होता है, और इसका मतलब होता है 0.2। इसका भी मतलब कितना होता है, 0.2। तो 0.2, 0.2, 0.3, 0.4, सो दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, इस 1 को हटा दो, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4। तो 1 के सामने बस आपको लाइन ग्राफ में क्या करना है ना, 1 के सामने कितना है, 0.4, ये बना करके और एक लाइन बना देना है। 2 के सामने क्या है, 0.3 है, ये बना करके एक लाइन बना देना है। 3 के सामने 0.2 है, और 4 के सामने 0.1 है। ये हो गया लाइन ग्राफ। ये क्या हो गया, लाइन ग्राफ। अब इसका हिस्टोग्राम बनाना है। इस पे आप PY ले लो और इस पे आप इस एक्सिस पे Y ले लो। अब हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम के लिए इसी लाइन ग्राफ के ही हेल्प से, तभी इन्होंने पहले लाइन ग्राफ बोला हुआ है कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ध्यान से सुनना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अब 1 पे जो बनाए थे ना लाइन ग्राफ, वो बना ही लो आप, या मत बनाओ, वो समझ लो। थोड़ा सा अब आगे जाना है, मतलब हाफ आगे गए
और इसको ज्वाइन करते हुए हाफ इधर से आ गए। अब 2 पे कितना होना है 0.3, तो 0.3 थोड़ा सा आगे निकल गए। 3 पे कितना होना है 0.2, तो 0.2 थोड़ा सा 3 से थोड़ा सा पीछे और 3 से थोड़ा सा आगे, इस तरीके से देखते हैं। फिर 4 से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, ये हो गया, ये हो गया हिस्टोग्राम अपना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y और इधर हो गया पी वाई। तो लाइन ग्राफ और हिस्टोग्राम में आप डिफरेंस समझ जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3b। The n candidate for a job have been ranked। n candidate for a job, like rank दे दिया गया है 1 2 3 4 डॉट 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 n। Each candidate has an equal chance of being selected for the job। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा बच्चे। कैसे पता चल गया? लेट द रैंडम वेरिएबल x बी डिफाइंड एज द रैंक ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो इसका रैंक जो है, रैंक बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के n तक। लेकिन रैंक तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, रैंक तो डेसिमल वगैरह में नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही डिस्क्रीट में होगा, यानी पी एक्स इज इक्वल टू 1/n। अगर n पीपल है तो सबका इक्वल होगा। जैसे डाइस में अगर 6 नंबर होते हैं तो सबका इक्वल होता है ना, 1/6 1/6। वैसे n पीपल है तो सबका क्या हो जाएगा 1/n 1/n। x इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। 0 अदर वाइज, ये हो गया PMF। फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x, कंप्यूट EX। EX निकालना है बच्चे, तो EX के लिए क्या करेंगे, समेशन, डिस्क्रीट है ना, तो x इंटू 1/n कर देंगे और x की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगी। तो 1/n तो बाहर, समेशन x का मतलब क्या हो गया n इंटू n प्लस 1/2। तो ये आ गया n प्लस 1/2। ठीक है, अब पूछा है एक्सपेक्टेंसी ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x के लिए e ऑफ x स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। e ऑफ x स्क्वायर निकालेंगे तो समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 1/n, x इज इक्वल टू 1 to n। 1/n बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ x स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 to n, ये आ जाएगा 1/n। x स्क्वायर का समेशन मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक का सम। ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। n गॉट कैंसल्ड और ये कितना आ रहा है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ x क्या आ जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो देखो ना, n प्लस 1 बाहर निकलेगा और क्या बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा 2n प्लस 1 बाई 3 माइनस n प्लस 1 बाई 2। ज़्यादा से ज़्यादा अब इसमें क्या करेंगे, n प्लस 1 बाई 2 लेंगे, इधर एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा तो 4n प्लस 2 माइनस 2 3 जा तो 3n माइनस 3। अब देखो ना, ये आ गया n प्लस 1 बाई 2 इंटू 4n माइनस n इज n माइनस 1 बाई 6। सो दिस इज n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। ठीक है, ये हो गया वेरिएंस। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 का C। फॉर एनी रैंडम वेरिएबल x प्रूव दैट वेरिएंस ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, एंड उसी से प्रूव हो जाएगा सिग्मा ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू मॉड a इंटू सिग्मा ऑफ x। ये इसी का पार्ट है बच्चे, ये भी प्रूफ क्लास में करा चुके हैं। तो लेट y इज इक्वल टू ax प्लस b, है ना, तो y मीन क्या हो जाएगा, a x बार प्लस b बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। अब y माइनस वाई मीन करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस एक्स मीन, b भी कैंसिल हो गया। अब y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बी a स्क्वायर x माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग समेशन y माइनस वाई मीन होल स्क्वायर
is equal to summation. So a square will be taken outside, x minus x mean whole square. अब इसमें करना क्या है, वेरिएंस के लिए इसको n से डिवाइड करना होता है, दोनों साइड n से डिवाइड भी कर दो, तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ y, इधर हो जाएगा a स्क्वायर और बच गया वेरिएंस ऑफ x। प्रूव कर दिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y करोगे तो अंडर रूट करोगे, अंडर रूट जब a स्क्वायर बाहर आएगा तो मॉड a बन करके आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 ए। टोटल है क्वेश्चन कितना, अच्छा 6 है ना टोटल, ठीक है। तो 3 तक इसमें हो ही गया बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो क्लास 2 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ए से कंटिन्यू करेंगे, एंड दैट विल बी 2024 जनवरी पेपर ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मैथ्स ऑनर्स सेम 1। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।